हेलो फ्रेंड, क्लास 12th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्टरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स के लिए सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें टोटल 4 यूनिट हैं। पहली यूनिट नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट 10 मार्क्स। दूसरी यूनिट जो है मनी एंड बैंकिंग है 6 मार्क्स के लिए, तथा तीसरी यूनिट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 12 मार्क्स। नेक्स्ट यूनिट गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी 6 मार्क्स एंड लास्ट यूनिट बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 मार्क्स। तो टोटली 40 मार्क्स का हमारे पास क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इसका जो पहला चैप्टर है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो में MI आता है और मैक्रो में MA आता है, I फॉर इंडिविजुअल। तो क्लास 11th में जो इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स था। इट मीन्स स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। एंड क्लास 12th में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ए जो है वो इंडिकेट करता है एग्रीगेट को। एग्रीगेट इट मीन्स स्टडी ऑफ होल इकोनॉमिक्स और स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। इसके जो एग्जाम्पल है, जो हमारा नेशनल इनकम है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है। गवर्नमेंट बजट है, नेशनल इनकम का जो पार्ट है गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सभी के सभी मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं हम पहला जो चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। हम गुड्स को क्लासिफाइड करते हैं। गुड्स की क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स, दो कैटेगरी में हम गुड्स को डिवाइड करते हैं। पहले बात करते हैं फाइनल गुड्स पर। दोज गुड्स which have crossed the boundary line of production and ready for use by their final user। जो फाइनल गुड्स होती है वो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के बाहर हो जाती है। इट मीन्स ऐसी गुड्स जो फाइनल कंजम्पशन के लिए तैयार हो गई है, उस गुड्स को हम फाइनल गुड्स कहते हैं, जो जिसमें न तो वैल्यू ऐड की जा सकती है, जितनी उसकी प्राइस है उसमें प्राइस को फिर से ऐड नहीं किया जा सकता है, वो फाइनल प्राइस हो जाती है, उसकी फाइनल वैल्यू हो जाती है। ऐसे गुड्स को जो हम यूज करते हैं, चाहे प्रोड्यूसर यूज करे चाहे हाउस होल्ड यूज करे, ऐसी गुड्स को जिसमें कि किसी भी प्रकार से किसी भी लेवल पर किसी भी टाइप की वैल्यू ऐड नहीं हो सकती है, विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर द इन्वेस्टमेंट। दे हैव डायरेक्ट डिमांड एज दे सेटिस्फाइड द वांट्स ऑफ डायरेक्टली। ऐसी गुड्स वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फाइड करती हैं। इट इज इंक्लूड इन बोथ नेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम। जो फाइनल गुड्स होती हैं वो नेशनल इनकम में भी शामिल की जाती हैं, और जब हम डोमेस्टिक इनकम का कैलकुलेशन करते हैं तब भी फाइनल गुड्स को इंक्लूड किया जाता है। ये जो गुड्स होती हैं ये प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के बाहर हो जाती हैं। ये एज ए रॉ मटेरियल कभी भी यूज नहीं की जा सकती हैं, और ये हमेशा जो यूजर होता है उसके फाइनल यूज के लिए यूज की जाती है। दूसरी जो होती हैं इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं। इंटरमीडिएट गुड्स उन गुड्स को हम कहते हैं दोज गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन of
production and yet not ready for use by their final user. इंटरमीडिएट गुड्स को अगर हम सरल शब्दों में कहें तो ये बेसिकली रॉ मटेरियल होता है। इंटरमीडिएट प्रोडक्शन के लिए जो चाहे वो इंडस्ट्री में है चाहे वो कहीं और भी है, जहां भी रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है, ऐसी गुड्स को एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। इनमें वैल्यू ऐड की जाती हैं। ये विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के अंदर है। इट मीन्स इनमें अभी मॉडिफाई होता है, इनमें चेंजेज होते हैं, इनमें वैल्यू ऐड की जाती है। दोज गुड्स विच आर यूज आइदर फॉर resale or for further production. They have a derived demand as their demand depend on the demand for final goods. It neither include in national income nor in domestic income. तो जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं वो न ही नेशनल इनकम में शामिल होती हैं न ही डोमेस्टिक इनकम में शामिल होती हैं। स्टिल विद इन बाउंड्री लाइन, ये प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के भीतर ही रहती हैं और इनमें वैल्यू ऐड होती रहती है। जब तक कि ये प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं आ जाती हैं तब तक इनमें वैल्यू ऐड होती है। बोर्ड एग्जाम में इस पर डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। कई बार क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में फ्रेम किए गए हैं पिछले 5-6 सालों में, उसमें पूछा गया है कि फॉलोइंग आर रिलेटेड टू फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, गिव रीजन। अब एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि कोई भी गुड्स फाइनल एंड इंटरमीडिएट जो होती हैं वो कंज्यूमर के यूज के बेस पर डिसाइड की जाती है। कौन गुड्स का यूज कर रहा है उसी से गुड्स इंटरमीडिएट हो सकती है और फाइनल हो सकती है। सपोज ब्रेड एंड बटर है। ब्रेड एंड बटर अगर हाउस होल्ड परचेज कर रहा है तो वो फाइनल गुड्स हो जाती है। इसी के साथ उसी ब्रेड बटर को अगर शॉपकीपर परचेज कर रहा है तो शॉपकीपर उस पर, स्वीट शॉप वाला अगर उसे परचेज कर रहा है तो स्वीट शॉप वाला उसे ब्रेड पकौड़ा बना सकता है, ब्रेड स्लाइस बना करके सेल कर सकता है। इट मीन्स वो वैल्यू ऐड कर रहा है। तो वो ही ब्रेड अगर हाउस होल्ड ने परचेज किया तो वो फाइनल गुड्स है, और वही ब्रेड अगर किसी स्वीट शॉप वाले ने परचेज किया वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाए। वैसे ही शुगर है। अगर शुगर को हाउस होल्ड ने परचेज किया, चाय में, दूध में या और कुछ में डाल करके उसे यूज कर लिया, वो फाइनल गुड्स हो जाती है। और उसी की जगह पर अगर उसे स्वीट शॉप वाले ने यूज किया, स्वीट शॉप वाले ने परचेज किया अगर शुगर को, तो स्वीट शॉप वाला उससे स्वीट्स बनाएगा। इट मीन्स वो वैल्यू ऐड करेगा, विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन आ जाएगा। तो दोनों के यूज करने में इसका मतलब है कि कोई भी गुड्स फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है, ये डिपेंड करता है उसके यूजर पर। यूजर अगर हाउस होल्ड है तो फाइनल गुड्स हो जाएगी, और अगर यूजर, गुड्स का यूजर अगर प्रोड्यूसर है तो वो इंटरमीडिएट है। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, कार परचेज बाय हाउस होल्ड, और उसी साल दूसरे सेट में पूछा गया था कार परचेज बाय डीलर। तो अगर डीलर ने कार परचेज की तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा, क्योंकि जो कार डीलर होते हैं वो उसमें वैल्यू ऐड करके सेल करते हैं, और जो कार हाउस होल्ड ने परचेज की वो फाइनल गुड्स है, क्योंकि हाउस होल्ड उसे अपने यूज के लिए परचेज किया है,
उसमें किसी भी तरह से वैल्यू ऐड नहीं करता है। इसका मतलब है कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन गुड फाइनल गुड होगी, कौन गुड इंटरमीडिएट होंगी। जो गुड्स फाइनल गुड्स होंगी वो यूजर उनका हाउस होल्ड होगा या इन्वेस्टर होगा। जैसे मशीन्स वगैरह है वो फाइनल गुड्स हो जाती हैं, क्योंकि उसमें फिर से प्रोड्यूसर एक बार इन्वेस्टमेंट करता है और उसमें वैल्यू को ऐड नहीं करता है। हमें ये देखना है कि गुड्स किसके द्वारा परचेज की गई है। तो बोर्ड एग्जाम में इसे आसानी से हम अगर यूजर के बेस पर गुड्स के कंजम्पशन को या परचेज करने के हिसाब से देखते हैं तो हम आसानी से उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। तो ये हमारा देखने के लिए आसानी से हम वो कर सकते हैं कि जैसे सपोज कर लीजिए हमने कहा कि ब्रेड परचेज बाय हाउस होल्ड, तो हम कहेंगे इट इज फाइनल गुड्स बिकॉज नॉट येट वैल्यू एडेड, उसमें कोई भी वैल्यू ऐड नहीं हो सकती है। और अगर वही पूछता है कि ब्रेड परचेज बाय स्वीट शॉपकीपर, तो हम कहेंगे इट इज इंटरमीडिएट गुड बिकॉज येट it is boundary line within boundary line of production and value added। दूसरा जो इसी कैटेगरी में गुड्स का है, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स, दे गुड्स satisfied human wants directly। These goods have direct demand, they do not promote production capacity। Most of the consumption goods excepted durable goods have limited expected life, जिनकी उम्र कम होती है। ऐसी सारी गुड्स ज्यादातर कंजम्पशन गुड्स होती हैं। ऐसी गुड्स जो कि ह्यूमन की वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फाइड कर रही है। सपोज कर लीजिए मैंने बिस्किट परचेज किया एज ए हाउस होल्ड, मैंने ब्रेड परचेज किया, वो मेरी डायरेक्ट वांट्स को सेटिस्फाइड कर रहा है। मेरी भूख है उसे शांत कर रहा है, तो मेरी वांट्स को डायरेक्ट ऐसी गुड्स क्या कर रही हैं, सेटिस्फाइड कर रही हैं। तो ऐसी गुड्स और इनकी जो टाइम पीरियड है, लाइफ है, वो भी कम है। तो ऐसी सारी गुड्स जो कि कंज्यूमर के द्वारा कंजम्पशन पर्पज के लिए परचेज की जा रही हैं, वो सारी के सारी गुड्स कंजम्पशन गुड्स होती हैं। हाउस होल्ड मोस्टली कंजम्पशन गुड्स का यूज करता है। दूसरा इसी की कैटेगरी में आती है कैपिटल गुड्स। सच गुड्स सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली। कैपिटल गुड्स जैसे मशीन्स हैं, मशीन कैपिटल गुड्स हैं, इन पर प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करता है और ये ह्यूमन की वांट्स को इनडायरेक्टली वो करती है, इनडायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करती है, जबकि कंजम्पशन गुड्स डायरेक्ट वांट्स को सेटिस्फाइड कर रही थी। सच गुड्स हैव डिराइव्ड डिमांड। जितने भी कैपिटल गुड्स हैं उनकी जो डिमांड होती है, डिराइव डिमांड होती है, व्युत्पन्न मांग होती है। ये जरूरत पड़ने पर ही इनकी मांग को किया जाता है। दे हेल्प इन राइजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। इट मीन्स इट इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन। इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए प्रोड्यूसर के द्वारा इस टाइप की गुड्स को परचेज किया जाता है। कैपिटल गुड्स जनरली हैव एक्सपेक्टेड लाइफ मोर देन 1 ईयर। ज्यादातर जो कैपिटल गुड्स होती हैं उनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है। तो ये गुड्स की वो हमने दो भागों में गुड्स को बांटा था। उसके बाद आ जाता है स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो को भी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 2 टाइप से पूछा जाता है। एक तो 1 मार्क्स में पूछा जाता है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज स्टॉक, और एक सेट में पूछा गया था व्हाट इज फ्लो। तो 1 मार्क्स में पूछा जाता है, 3 मार्क्स में पूछा जाता है, या कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि फॉलोइंग आर रिलेटेड टू स्टॉक एंड फ्लो, आइडेंटिफाई एंड गिव रीजन फॉलोइंग आर स्टॉक और फ्लो।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक की। इट इज मेजर्ड एट पॉइंट ऑफ द टाइम। ये दो चीजें देखनी है आपने जब हम स्टॉक एंड फ्लो की बात करते हैं। फ्लो जो होता है वो ओवर पीरियड ऑफ द टाइम मेजर किया जाता है, और स्टॉक जो मेजर किया जाता है वो टाइम पॉइंट पर किया जाता है, किसी पॉइंट पर। तो ये बेसिक डिफरेंस है, और डेफिनेशन भी यही है। इट इज रेफर टू द वेरिएबल विच इज मेजर्ड ए पॉइंट ऑफ द टाइम। अ पॉइंट ऑफ द टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। और जब हम फ्लो की डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ द टाइम। तो फ्लो में पीरियड ऑफ द टाइम है, और स्टॉक में जो है वो पॉइंट ऑफ द टाइम होता है। अब होते क्या है ये चीजें, स्टॉक एंड फ्लो में कौन सी चीजें शामिल की जाएंगी? इट इज रेफर टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर एट द पॉइंट ऑफ द टाइम। ऐसी कौन सी चीजें हैं पॉइंट ऑफ द टाइम पर जिन्हें मेजर किया जाएगा? सपोज कर लीजिए आपके पॉकेट में 100 रुपीज है। आपके पॉकेट में जो 100 रुपीज है वो इस समय स्टॉक है, लेकिन अगर आप उसे खर्च करना शुरू करेंगे तो वही फ्लो हो जाएगा। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो आपके घर से स्कूल की जो दूरी है, स्कूल का जो डिस्टेंस है, वो एक पॉइंट ऑफ द टाइम पर वो किया जा रहा है, एक फिक्स जगह पर, एक फिक्स है। इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशनल, इट इज स्ट्रिक्ट कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2020, और मनी सप्लाई और वेल्थ, ये सब चीजें स्टॉक की हैं। अगर हम फ्लो की बात करते हैं तो इट इज रेफर टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ द टाइम। इट हैज ए टाइम डायमेंशनल एज इट मैग्नीट्यूड कैन। इट इज डायनेमिक कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2019, क्योंकि लगातार परिवर्तन होता रहता है। जितने बर्थ हैं, बर्थ रेट और डेथ रेट, ये कभी भी रुकने वाला प्रोसेस नहीं होता है, फ्लो में आ जाता है। नेशनल इनकम लगातार परिवर्तन होता रहता है, इसलिए वो फ्लो है। यहां पर देखिए हमने कहा था नेशनल वेल्थ स्टॉक है। वेल्थ जो होगा वो स्टॉक होगा, और इनकम जो होगी वो फ्लो होगी। एक्सपेंडिचर इन मनी, अगर पैसा खर्च किया जा रहा है तो फ्लो है, और मनी जो सप्लाई होती है वो स्टॉक होता है, और जो मनी को हम स्पेंड करते हैं वो फ्लो हो जाता है। तो आप आइडेंटिफाई करके जिस भी टाइप से क्वेश्चन आता है उसे आप कर सकते हैं। फिर आ जाता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट रेफर टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। जो हमारा कैपिटल का स्टॉक है उसमें जो इंक्रीज होता है उसी को हम इन्वेस्ट कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए हम एक फॉर्मूला लेते हैं, I इक्वल्स टू डेल्टा के। I फॉर इन्वेस्टमेंट, और डेल्टा मीन्स चेंज, एंड के जो यहाँ पर इंडिकेट करता है इकोनॉमिक्स में वो कैपिटल के लिए करता है। कैपिटल के लिए सी नहीं वो किया जाता है, सी यूज किया जाता है कंजम्पशन के लिए, इसलिए कैपिटल के लिए जो यूज किया जाता है इकोनॉमिक्स में वो के किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू, इट मीन्स आई इक्वल्स टू डेल्टा के। डेल्टा के चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। आई जो है, आई के चेंज होने से जो के में चेंज आ रहा है उसे यहां पर वो किया जाएगा। इट मीन्स जो कैपिटल में चेंज आ रहा है उसे हम देखेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए कि 100 रुपीज प्रोड्यूसर ने इन्वेस्ट किया और उससे उसके 500 का प्रोडक्शन सेल हुआ, तो जो के होगा, जो डेल्टा के होगा, चेंज इन कैपिटल हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 टाइम, 5 गुना, 5 टाइम इंक्रीज हुआ, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं।
फिर आ जाता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन रेफर्स टू fall in the value of fixed assets due to normal wear tear, accidental damage and expected changes, जो चेंज हो जाते हैं उनके कारण जो चीज़ें बिक नहीं पाती हैं या जो आउट ऑफ सर्विस हो जाती है, आउट ऑफ डेट हो जाती हैं, वो सब चीज़ें डेप्रिसिएशन के अंतर्गत आती हैं। डेप्रिसिएशन जितने भी गुड्स होती हैं वो सब उनमें डेप्रिसिएशन ऐड रहता है, वो सभी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड सभी में डेप्रिसिएशन होता है। जैसे सपोज कर लीजिए कि मैंने कार परचेज की, कार परचेज करने के बाद जब मैं उसे चलाना शुरू करूंगा तो वहीं से उस पर डेप्रिसिएशन शुरू हो जाएगा। मैंने टेबल खरीदा या फोन खरीदा या चेयर खरीदी जिनका मैं यूज कर रहा हूं, सभी में डेप्रिसिएशन रहता है, क्योंकि उनकी एक एज होती है और लगातार उनकी वैल्यू कम होती जाती है। ये टूट जाती हैं, इधर उधर लाने ले जाने में नॉर्मल वेयर टेयर में टूट जाते हैं, कई बार एक्सीडेंटल डैमेज हो जाते हैं। उन सब चीजों को हम डेप्रिसिएशन के अंतर्गत रखते हैं, जिनके कारण कि किसी भी जो कमोडिटी है, कोई भी जो गुड्स है, उसकी जो वैल्यू लगातार कम होती है, उसी को हम डेप्रिसिएशन कह रहे हैं। और ये नेशनल इनकम के काउंट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल इसका रहता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन ही किसी चीज को ग्रॉस बनाता है और डेप्रिसिएशन ही किसी चीज को नेट बनाने में अपना इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर किसी चीज में डेप्रिसिएशन ऐड है तो नेशनल इनकम की काउंटिंग में वो ग्रॉस कहलाएगा, और अगर किसी में डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड है तो वो नेट कहलाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट Now, next, circular flow of टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो की बात की जा रही है। हमारे पास टू सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो है, अदरवाइज 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, 5 सेक्टर अलग अलग सर्कुलर फ्लो के बारे में बात की जाती है। 2 टाइप के फ्लो होते हैं, एक रियल फ्लो होता है, एक मनी फ्लो होता है, और इन दोनों को अगर हम एक साथ ले लेते हैं ये सर्कुलर फ्लो हो जाता है। हम 2 सेक्टर सर्कुलर फ्लो की बात जो कर रहे हैं उसमें हमारे पास जो 2 सेक्टर है वो है फर्म्स एंड हाउस होल्ड। फर्म हाउस होल्ड को सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज, और हाउस होल्ड फर्म को सप्लाई करता है फैक्टर सर्विस। तो हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस देता है, इट मीन्स हाउस होल्ड फर्म को देता है लैंड, लेबर, कैपिटल, और फर्म उसके बदले में यहां पर अगर हम केवल इसी अंदर वाले को सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द फर्म इन हाउस होल्ड एंड हाउस होल्ड सप्लाई टू फैक्टर प्रोडक्शन इन फर्म, अगर हम इतने ही को लेते हैं तो इसे हम रियल फ्लो बोलते हैं। इतना ही ये जो हमारे पास है वो रियल फ्लो है। और अगर हम मनी फ्लो की बात करते हैं तो जो फर्म पेमेंट करता है हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में, हाउस होल्ड फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है, उसके बदले में पैसा देता है, और फर्म पेमेंट करता है हाउस होल्ड को फैक्टर सर्विस, तो उसे हम मनी फ्लो कहते हैं, मॉनेटरी फ्लो कहते हैं। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर की सप्लाई हो रही है तो उसे हम रियल फ्लो कह रहे हैं, और जब उनके पेमेंट्स हो रहे हैं, मीन्स हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कर रहा है फर्म से, फर्म के लिए, फर्म से खरीद रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, और फर्म हाउस होल्ड को लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में
वेजेस एंड कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट दे रहा है, तो उस सर्विस को हम जो कहेंगे वो मॉनेटरी फ्लो कहेंगे। और इन दोनों को अगर हम एक साथ मिला लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो। इट मीन्स सर्कुलर फ्लो मीन्स firm and household flow of income and expenditure between firms and household are called two-sector flow, two-sector circular flow. Firm supply of goods and services to household and household supply factor service इन फर्म। और इसी का जो दूसरा फ्लो होता है उसमें होता है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड जो करेगा गुड्स एंड सर्विसेज पर एक्सपेंडिचर करेगा, और जो फर्म है वो पेमेंट करेगा उनके फैक्टर को। तो ये जो फ्लो हो रहा है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो का जो मिक्स हो रहा है, जो बन रहा है, उसी को हम सर्कुलर फ्लो कहते हैं। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम के। ये पार्ट 1 है, इसे देखें। धन्यवाद।